हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक नया चाइनीज ड्रामा। आई होप कि आपको ये ड्रामा पसंद आए। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस ड्रामा। वीडियो शुरू होता है और हम हमारी हीरोइन जीक्यू को देखते हैं, जिसे उसके पापा और उसकी स्टेप मॉम जबरदस्ती गांव में शादी करने के लिए भेज रहे होते हैं। पर जीक्यू गांव में शादी नहीं करना चाहती। इस वजह से उसकी स्टेप मॉम काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और वो गुस्से में कहती है कि मैंने तुझे इतने सालों से पाला है, तो क्या तू अपनी बहन के बदले गाँव में जाकर शादी नहीं कर सकती? अगर तू यहाँ से नहीं जाएगी तो फिर यूरो कैसे तेरे बदले झो परिवार में जाकर शादी करेगी? तुझे तो जाना ही होगा। उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद जीक्यू अपने पापा से कहती है कि पापा, मैं तो आपकी खुद की बेटी हूँ, तो आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सब सुनने के बाद उसके पापा कहते हैं कि अब बस करो, तुम्हारी बहन पहले से काफी ज्यादा कमजोर है, तो वो अगर उस गांव में जाकर शादी करेगी तो वो वहां पर कैसे रह पाएगी? थोड़ा तो बातों को समझने की कोशिश करो। चुपचाप तुम उसके बदले जाकर वापस शादी कर लो, समझी तुम? फिर उसकी छोटी बहन यूरो उससे कहती है कि अब मैं आपके बदले झो परिवार में जाकर शादी करूंगी और एक अच्छी जिंदगी जीऊंगी। ये सब कहते हुए वो उसे एक इवल से स्माइल करते हुए देखने लग जाती है। फिर वो बीमार होने की एक्टिंग करने लग जाती है। ये देखकर उसकी मॉम कहती है कि यूरो, तुम ठीक तो हो ना बेटा? ये सुनकर वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये सुनने के बाद उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए तुम्हें इस गांव में जाकर शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो। यह सुनकर यूरो अपनी मम्मी पापा से कहती है कि मम्मी पापा, आज मैं दीदी के बदले झो परिवार में शादी करने के लिए इससे तैयार हुई हूँ क्योंकि ऐसा करने के लिए आप लोगों ने मुझसे कहा। नहीं तो मैं तो उस घर में दीदी के बदले शादी करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। फिर जी क्यूब की स्टेप मॉम उसे उठाती है और उसे गाड़ी के अंदर बिठा देती है। फिर वो उसे कहती है कि चुपचाप से जाओ और उस गांव में जाकर शादी कर लो, समझी तुम? और यहाँ पर वापस लौटने के बारे में तुम कभी सोचना भी मत। ये कहकर वो उसे गाड़ी में बिठाकर भेज देती है। जी क्यू उन्हें रो रो कर मना करती है, पर उसके घर वाले उसकी कोई बात नहीं सुनते। जी क्यू के वहां से जाते ही उसकी स्टेप मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो हंसते हुए कहती है कि अच्छा हुआ हमने उसे यहाँ से भेज दिया। फिर वो अपनी बेटी से कहती है कि यूरो बेटा, अपना मेकअप तुम ठीक कर लो क्योंकि थोड़ी देर बाद ही जो परिवार की गाड़ी तुम्हें लेने आएगी। अपनी मॉम की ये सारी बातें सुनकर वो खुश हो जाती है। फिर वो अपने मन में सोचती है कि जी क्यों, मैं तुम्हारे बदले शहर में एक अमीर बहू बनकर रहूंगी और तुम मेरे बदले उस छोटे से गांव में रहोगी। ये सारी बातें सोचते हुए वो अपने मन में हंसने लग जाती है। ये सोचते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जीक्यू को देखते हैं, जो काफी ज्यादा खुश होती है और वो खुशी के मारे तो विंडो से अपना सर बाहर निकाल कर चिल्लाने लग जाती है और वो कहती है कि फाइनली मैं उस बेकार घर से आजाद हो गई। ये सब कहते हुए वो पुरानी बातों को याद करने लग जाती है। जब वो एक दिन एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी, तब उसने जो परिवार के बेटे और उसकी माँ की सारी बातें सुन ली थी। और वो क्या बातें थी अब हमें बताई जाती है। जो परिवार का बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ, हमारे ऊपर इतना ज्यादा कर्जा हो चुका है, तो हम इसे अब कैसे चुकाए? यह सुनकर उसकी माँ कहती है कि अरे बेटा, तू इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? तू क्या भूल गया है, तेरी शादी जीक्यू से होने वाली है और जीक्यू की माँ मरने से पहले काफी सारी प्रॉपर्टी छोड़ गई है। तो अगर तू जीक्यू से शादी कर लेता है तो वो सारी प्रॉपर्टी तेरी हो जाएगी, उससे हम अपना सारा कर्जा चुका सकते हैं। ये सुनकर तो वो खुश हो जाता है और वो कहता है कि हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, अब तो बस मुझे जीतू से शादी करनी होगी, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी हमारी। और इन लोगों की ये सारी बातें जीक्यू ने सुन ली होती है और ये सारी बातें याद कर कर जीक्यू अपने मन में सोचती है कि यूरो, तुम्हें बधाई हो उस अमीर फैमिली में शादी करने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद ड्राइवर गाड़ी रोकता है और वो जीक्यू का सामान बाहर निकालने लग जाता है। ये देखकर जीक्यू कहती है कि अरे भैया, अभी तक तो हम गांव के अंदर पहुंचे नहीं है, तो आप मुझे ऐसे कैसे गांव के बाहर ही छोड़ सकते हैं? यह सुनकर वो ड्राइवर कहता है कि देखिए, आपकी माँ ने मुझे बाहर छोड़ने के पैसे दिए थे, गांव के अंदर लेकर जाने के पैसे नहीं दिए थे, इसलिए मैं आपको अंदर नहीं लेकर जा सकता। उस ड्राइवर की सारी बातें सुनने के बाद तो यह शौकी हो जाती है। फिर वो ड्राइवर वहां से चला जाता है। फिर वो अपना गुस्सा पीकर अपने मन में सोचती है कि चलो, अब जब मैं यहाँ पर आई गई हूँ तो मैं एजी से मिल लेती हूँ, देखती हूँ वो कैसा आदमी है। ये सारी बातें सोचने के बाद वो थोड़ा आगे जाती है। फिर वो भगवान से कहती है कि भगवान, मुझे पता है मुझे कोई अमीर हैंडसम लड़का तो नहीं मिलने वाला, बट मैं बस आपसे इतना ही चाहती हूँ, मुझे एक ऐसा लड़का मिले जो मेरी केयर करे और वो मुझसे काफी प्यार करे। बस मैं आपसे इतना ही चाहती हूँ। वो ये सारी बातें भगवान से कही गई होती है। इसी बीच उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम फैंग फैंग होता है। तो जी क्यू उससे कहती है कि हे सुनो। ये सुनकर जब फैंग फैंग उसकी तरफ देखती है तब वो थोड़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि वो शादी के जोड़े में होती है, इसी वजह से वो उसे देख रही होती है।
फिर उससे कहती है कि तुम यहाँ पर शादी के जोड़े में क्या कर रही हो। तो जी क्यों उससे कहती है कि मैं यहाँ पर ए जैसे शादी करने के लिए आई हूँ, क्या तुम उसे जानती हो। यह सुनकर वो शौक हो जाती है और वो कहती है कि हमारे गांव में आज कोई शादी नहीं है। यह सुनकर जी क्यों शौक हो जाती है और वो कहती है कि क्या आज गांव में कोई भी शादी नहीं होने वाली है। ये कहते ही सीन पे कट होता है। फिर हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो काम कर रहा होता है और वो काम करते हुए काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। फिर एजे सबसे कहता है कि थैंक यू आप लोगों की इस मदद के लिए। अगर आप लोग मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं अपना ये नया घर जल्दी नहीं बना पाता। ये सुनकर वो अंकल कहता है कि अरे थोड़ी सी मदद कर दी तो क्या हुआ बेटा, वैसे भी तुम तो हमारे लिए इतना कुछ करते हो। फिर एक दूसरा अंकल आता है और वो कहता है कि हे एजे, मैंने सुना है कि तुम्हारी जो होने वाली बीवी है वो बचपन से शहर में रहती है, तो क्या वो हमारे गांव में आकर रह पाएगी। यह सुनकर एजे कुछ कहता इससे पहले दूसरे अंकल कहते हैं कि ऐसे मैंने सुना था, आज मेरे एक दोस्त है, आज शहर में जी परिवार की बेटी की शादी है। यह सुनकर दूसरे अंकल कहते हैं कि अरे तुम्हारी होने वाली जो बीवी है उसका भी परिवार का सरनेम जी है ना। ये सारी बातें सुनने के बाद अंकल कहते हैं कि ऐसे जी परिवार में कितनी बेटियां हैं। इन लोगों की सारी बातें सुनने के बाद एजे कहता है कि मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई गलत फहमी हो गई है। ये मेरी होने वाली पत्नी का परिवार कैसे हो सकता है जबकि हमारी शादी अगले हफ्ते होने वाली है। ये कोई और परिवार होगा। ये सुनकर वो अंकल कहते हैं कि ओ अच्छा। फिर सब लोग अपना अपना काम करने लग जाते हैं। फिर ये सीन पे कट होता है। फिर हम जीक्यू को देखते हैं जो अपने पापा को वीडियो कॉल करती है। उसके पापा जब उसका वीडियो कॉल देखते हैं तब वो उठा लेते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि पापा एजे और मेरी शादी तो आज नहीं है, तो फिर आपने मुझे यहाँ पर आज क्यों भेज दिया। ये सुनकर उसके पापा कहते हैं कि अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है तो तुमसे छुपाकर कोई फायदा नहीं है। तो फिर अब तुम सुनो, तुम्हारी शादी एजे के साथ अगले हफ्ते है, ना कि आज। ये सुनकर वो शौक हो जाती है और वो कहती है कि तो आपने मुझे आज यहाँ पर क्यों भेजा। तो उसके पापा कहते हैं कि क्योंकि आज तुम्हारी शादी जू परिवार के बेटे के साथ होने वाली थी, इसलिए हमने तुम्हें आज ही गाँव भेज दिया जाकि तुम यहाँ पर कोई तमाशा ना कर सको और तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारी जगह अच्छी तरीके से शादी कर ले, इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ पर भेज दिया आज। ये सारी बातें सुनकर उसे सच में काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर वो अपने डैड से कहती है कि आपको डर लग रहा था कि मैं अपनी बहन की शादी आकर बर्बाद ना कर दूं, इसलिए आपने मुझे यहाँ पर भेज दिया। सच में आप ऐसा कैसा कर सकते हैं मेरे साथ। फिर वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है। फिर वो अपने डैड से कहती है कि आज के बाद से आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वो ये सारी बातें कर ही रही होती है, इसी बीच वहाँ पर उसकी स्टेप मॉम आ जाती है और वो उसके डैड का कान पकड़ के मोड़ देती है। फिर वो उनसे कहती है कि तुम अपनी बेटी से चुप चुप कर यहाँ पर बातें कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, जल्दी से फोन काटो। ये सुनकर वो फोन काट देता है। फिर वो उनसे कहती है कि अब से हमारी बेटी तुम्हारी इकलौती बेटी है, समझे तुम। अपनी वाइफ की ये सारी बातें सुनकर वो तो आगे कुछ कह ही नहीं पाते। फिर हम जीक्यू को देखते हैं जो अपने डैड को मैसेज करती है और उनसे कहती है कि आज के बाद से आपका और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा, मैं आपसे सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। यह मैसेज भेजने के बाद वो उन्हें ब्लॉक कर देती है। फिर जीक्यू फैंग फैंग से कहती है कि क्या तुम मुझे एजे के पास ले जा सकती हो। यह सुनकर वो थोड़ा सोचती है। फिर वो उससे कहती है कि ठीक है तो फिर चलो। फिर वो उसे वहां से ले जाती है और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें यूरो की शादी का दिखाया जाता है जहाँ पर उसका हस्बैंड अपने मदर इन लॉ और अपने फादर इन लॉ से कहता है कि मॉम डैड, ऐसे मैंने सुना है कि आपके परिवार में और एक बेटी है, तो वो क्या है। ये सुनकर तो उसके मदर इन लॉ और उसके फादर इन लॉ दोनों थोड़ा शॉक हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वो लोग क्या बोले। इसी बीच यूरो उससे कहती है कि वो थोड़ी बीमार है, इसलिए मैंने उससे कहा कि वो घर में ही आराम करे, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाई। ये सुनकर वो कुछ आगे कह पाता इससे पहले उसे कॉल आता है और वो कॉल किसी और का नहीं उसकी मॉम का होता है। फिर उसकी मॉम उसे कहती है कि जल्दी से मेरे पास आओ। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है माँ, मैं भी आता हूँ। फिर वो उनसे कहता है कि मॉम मुझे बुला रही है तो मैं उनके पास जा रहा हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ बेटा जाओ जाओ। उसके वहां से जाते इनकी जान में जान आती है। फिर यूरो की मॉम कहती है कि अच्छा है कि वो तुम दोनों को नहीं पहचानता, नहीं तो आज तो हम पकड़े जाते। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जीक्यू को देखते हैं फैंग फैंग के साथ जो उसे जानबूझकर समुद्र के पास ले गई होती है। उस जगह को देखकर जीक्यू फैंग फैंग से कहती है कि फैंग फैंग, क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। यह सुनकर फैंग फैंग कहती है कि मैं तो तुम्हें डायरेक्ट एजे के पास ले जा रही हूँ। यह सुनकर जीक्यू कहती है कि क्या उनका परिवार काफी ज्यादा गरीब है जिस वजह से उन्हें रात तक काम करना पड़ता है। यह सुनकर फैंग फैंग उससे कहती है कि
तुम खुद ही नीचे जाकर उनसे क्यों नहीं पूछ लेती? वो नीचे ही है, जाओ उनसे पूछ लो। यह सुनकर वो थोड़ी शॉक हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। पर फैंग फैंग काफी ज्यादा चालाक होती है, इस वजह से वो उसे कुछ सोचने ही नहीं देती। फिर वो उससे कहती है कि चलो जल्दी करो, नीचे जाओ और उनसे बात कर लो, तब तक तुम्हारे सामान का ख्याल मैं रख लूंगी। ये कहकर वो उसे नीचे भेज देती है। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद जी क्यों भी नीचे चली जाती है। और उसके वहां से जाते ही फैंग फैंग अपने मन में सोचती है कि एजे और मैं बचपन के दोस्त हैं और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो तुम मुझसे उससे छीन नहीं सकती। ये सारी बातें सोचते हुए वो उसे देखती है। फिर वो अपने मन में कहती है कि और ऐसे भी जी क्यों, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पसंद नहीं करते, तो अगर तुम यहाँ पर मर जाती हो तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। सच में ये कुछ ज्यादा बुरी है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एजे को देखते हैं उसके घर में। फिर एजे अपनी दीदी से कहता है कि पता नहीं मेरा घर मेरी शादी से पहले तैयार होगा क्या नहीं, क्योंकि जब भी मैं काम शुरू करता हूँ कुछ न कुछ हो जाता है, जैसे कि आज ये बारिश शुरू हो गई। यह सुनकर उसकी दीदी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, चलो अच्छा हुआ आज तुम समुद्र के पास काम करने नहीं गए, क्योंकि आज जो बारिश हो रही है वो काफी ज्यादा खतरनाक है और इस वक्त समुद्र के पास जाकर काम करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अपनी दीदी की ये बातें सुनने के बाद एजे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, आज अगर इस बारिश और इस तूफान में कोई समुद्र के पास चला जाए तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। यह सुनकर उसकी दीदी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, अच्छा हुआ वहाँ पर कोई नहीं है अभी। ये कहते हुए उसकी दीदी उससे कहती है कि एजे यह तुम ये देखो, ये सब तुम्हारी दुल्हन के लिए काफी है क्या नहीं। तो वो कहता है कि दीदी इसके अंदर क्या है। तो उसकी दीदी उससे कुछ नहीं कहती, वो डब्बे खोलकर उसे दिखाने लग जाती है। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो डब्बे खोलकर चेक करने लग जाता है, जिसमें काफी सारे गहने होते हैं। और इतने सारे गहने देखकर तो ये भी थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर उसकी दीदी कहती है कि मैंने ये सब यूरो के लिए तैयार किए हैं, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि वो बचपन से शहर में रही है और उसका परिवार भी काफी ज्यादा अमीर है, तो इस वजह से मुझे पता नहीं उसे ये सब पसंद आएगा क्या नहीं। यह सुनकर वो कहता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो दीदी, ये सारी चीजें काफी अच्छी है। और ऐसे भी बचपन में ही हमारी शादी तय हो गई थी, बट आज तक हम मिले भी नहीं हैं, तो हमें उसके पसंद नापसंद के बारे में कैसे ही पता होगा। तो उसकी दीदी भी कहती है हाँ तुमने सही कहा। फिर वो अपनी दीदी से कहता है कि कुछ दिन बाद हम शहर जाएंगे, तभी हम उनसे शादी और गिफ्ट्स के बारे में बात कर लेंगे। ये सुनकर उसकी दीदी कहती है कि ठीक है तो फिर। ये कहते उसकी दीदी का फोन बजने लग जाता है। फिर उसकी दीदी जब अपना फोन चेक करती है तब उसे पता चलता है कि उन्हें जीक्यू के पापा ने कॉल किया है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो एजे से कहती है कि ये देखो तुम्हारे होने वाले ससुर जी ने कॉल किया है। ये सुनकर एजे कहता है कि शायद से शादी का दिन पास आ रहा है, इसी वजह से उन्होंने कॉल किया है शादी के बारे में बात करने के लिए। तो उसकी दीदी कहती है हाँ तुमने सही कहा, रुको मैं एक कॉल उठाती हूँ। फिर वो कॉल उठाती है और वो कहती है कि हेलो जी अंकल कैसे हैं आप। ये सुनकर वो अंकल कहते हैं कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसे मेरी बेटी जी क्यों तुम्हारे घर पहुंच गई होगी और उसने तुम्हें सारी बातें बता दी होगी। उनकी ये बात सुनकर एजे कहता है कि जी क्यों तो यूरो की बहन है ना, क्या वो हमारे गाँव आई है। ये सुनकर उसकी बहन भी कुछ समझ नहीं पाती, तो वो कहती है कि अंकल आप क्या कह रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जीक्यू तो हमारे घर अभी तक आई नहीं है। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हमें जीक्यू को दिखाया जाता है जो बारिश में पूरी तरीके से भीग गई होती है और वो गुस्से में कह रही होती है कि फैंग फैंग ने मुझसे झूठ बोला और वो मुझे यहाँ पर छोड़कर चली गई। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे तो गाँव जाने का रास्ता भी नहीं पता। उसके इतने कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हमें एजे की दीदी को दिखाया जाता है जो अंकल से कहती है कि क्या आप यूरो की शादी किसी और से करवा रहे हो और आपने अपनी दूसरी बेटी जीक्यू को यहाँ पर भेजा है मेरे भाई से शादी करने के लिए। ये सुनकर वो कहते हैं कि हाँ तुमने ठीक समझा। तो वो कहते हैं कि पर जीक्यू तो यहाँ पर आई नहीं है। ये सारी बातें सुनकर एजे भी काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है। फिर वो कहता है कि दीदी बाहर काफी तेज बारिश हो रही है, पता नहीं जीक्यू इस वक्त कहाँ होगी। फिर ये सीन यहाँ पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जीक्यू को दिखाया जाता है जो बारिश में काफी देर रहने से काफी ज्यादा थक गई होती है। फिर हमें उसके डैड को दिखाया जाता है जो एजे की दीदी को कहता है कि तुम्हारा परिवार तो काफी ज्यादा गरीब है और तो और तुम लोग गाँव में रहते हो, तो तुम लोगों को क्या लगता है तुम्हारी जैसी फैमिली में मैं अपनी प्यारी बेटी को भेजूंगा। तुम्हारा वो गरीब भाई जीक्यू को डिजर्व करता है, इसलिए मैंने उसे वहां पर भेज दिया। अगर तुम्हारे भाई को उससे शादी करनी है तो वो कर सकता है,
और अगर वो जीक्यू से शादी नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, बट उस जीक्यू को यह वापस मत भेजना मेरे पास, समझे तुम? ये कहकर वो फोन कट कर देता है। फिर एजे अपनी दीदी से कहता है कि दीदी, हमें उसे ढूंढना ही होगा क्योंकि बाहर काफी तेज बारिश हो रही है और तो और उसे इस गांव के बारे में कुछ पता भी नहीं है। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ होगी। हमें बाहर जाकर उसे ढूंढना ही होगा। ये सुनकर उसकी बहन कहती है, पर इतनी बारिश में तुम उसे कहाँ ढूंढोगे? वो इतना कह ही पाती है। इसी बीच उसका भाई वहां से चला जाता है और उसकी दीदी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग इस बारिश में भी जीक्यू को ढूंढ रहे होते हैं और उन्होंने कुछ गांव वालों को भी बुला लिया होता है, जिस वजह से वो लोग भी उसे ढूंढ रहे होते हैं। इसी बीच एजे की नजर फैंग फैंग पे पड़ती है, जो काफी खुशी खुशी आ रही होती है। उसे देखकर सब लोग उसके पास जाते हैं। फिर जब फैंग फैंग उन लोगों को वहां पर देखती है, तब वो कहती है कि अरे, आप लोग यहाँ पर? मैं तो आप लोगों के घर जा रही थी आपसे मिलने के लिए। फिर एजे की दीदी कहती है कि क्या तुमने तुम्हारी उम्र की एक लड़की को देखा है गांव में आते हुए? यह सुनने के बाद फैंग फैंग अपने मन में सोचती है कि क्या इन लोगों को उस जीक्यू के बारे में पता चल गया है? वो ये सारी बातें अपने मन में सोच रही होती है। इसी बीच एजे की नजर उसके हाथ में पकड़ी हुई ब्रोच पे पड़ती है, तो वो उससे कहता है कि ये ब्रोच तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ये सुनकर फैंग फैंग उस ब्रोच को छुपाने लग जाती है। फिर वो कहती है कि अरे, ये ब्रोच, ये तो मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला, तो मैंने इसे उठा लिया। उसकी इन झूठी बातों में एजे नहीं आता। वो उसका हाथ पकड़कर उस ब्रोच को देखने लग जाता है। फिर उसकी दीदी कहती है कि अरे, ये ब्रोच तो शादी में पहनने वाला ब्रोच है। क्या ये ब्रोच जीक्यू की है? यह सुनकर एजे गुस्से में फैंग फैंग से कहता है कि सच सच बताओ फैंग फैंग, तुमने अभी उसे कहाँ देखा? उसे इतने गुस्से में देखकर ये तो काफी ज्यादा डर जाती है। फिर फैंग फैंग डरते हुए कहती है कि मैं आप लोगों को उसके पास ले जाती हूँ। ये सुनकर एजे की दीदी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि हाँ हाँ, जल्दी ले चलो हमें। फिर वो लोग उसके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं और वो लोग जीक्यू को ढूंढने लग जाते हैं। और इसी बीच एक आदमी कहता है कि अरे, वो देखो, वहां पर कोई है शायद से। ये सुनकर जैसे एजे उस तरफ देखता है, तब वो तो शौकी हो जाता है क्योंकि जीक्यू वहां पर बेहोश पड़ी हुई होती है। ये देखकर वो काफी जोर से चिल्लाता है, जीक्यू। फिर वो भागते हुए जीक्यू के पास जाता है और वो उसे गोद में उठा लेता है। इसी बीच उसकी नजर उसके चेहरे पे पड़ती है। उसे देखकर वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो पहले से उसे पहचानता है। फिर वो पुरानी बातों को याद करने लग जाता है, जब उसकी मम्मी पापा की डेथ हो गई थी और उसकी बहन काफी ज्यादा बीमार थी और उस वक्त उसे काफी ज्यादा पैसों की जरूरत भी थी उसकी दीदी के ऑपरेशन के लिए। वो इन बातों को सोच सोच के काफी ज्यादा परेशान हो रहा था और वो रास्ते से जा रहा था। इसी बीच वहाँ पर एक गाड़ी आती है जो उसे टक्कर मारने वाली होती है, पर वहाँ पर जीक्यू उसे बचा लेती है। फिर जीक्यू उसे डांटने लग जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें क्या तुम्हारी जान की परवाह नहीं है? उसकी ये बात सुनकर एजे कहता है कि ऐसे भी मेरा जीना बेकार ही है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद जीक्यू समझ जाती है, जरूर इसे किसी बात की परेशानी है। इन बातों को सोचकर वो उससे कहती है कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? पर वो उससे कुछ कहता नहीं है, तो वो उससे कहती है कि लगभग तुम मेरी उम्र के हो, तो मैंने सही कहा ना? फिर भी वो उससे कुछ कहता नहीं। ये देखकर वो उससे कहती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़कर चली गई किसी और के साथ? ये सुनकर वो उससे कहता है कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम, और ऐसे भी मैं बहुत गरीब हूँ, तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन भी नहीं सकती। ये सुनकर वो उससे कहती है कि तो क्या तुम्हारे घर में कोई परेशानी है? ये सुनकर एजे अपना सर हिलाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एजे जीक्यू को ले गया होता है अपनी बहन को दिखाने के लिए। फिर एजे जीक्यू को कहता है कि मेरी फैमिली में बस अब मेरी दीदी है और अब इनका ऑपरेशन करने के लिए मुझे काफी पैसों की जरूरत है और इसी वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि मुझे सच में नहीं पता मैं पैसों का इंतजाम कैसे करूँ। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद जी क्यों अपने मन में सोचती है कि मेरी मॉम को भी समय पे इलाज नहीं मिला, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। इन बातों को सोचते ही वो अपने पास रखे हुए सारे पैसे एजे को दे देती है। फिर जी क्यों एजे से कहती है कि ये मेरे कंपटीशन में जीते हुए पैसे हैं, तुम इसे रख लो। यह सुनकर वो कहता है कि नहीं, मैं इन पैसों को नहीं ले सकता। यह सुनकर वो उससे कहती है कि चुप करो और इन पैसों को ले लो, इतना हिचकिचाओ मत। और एक बात, तुम अपनी जान को और हल्के में मत लेना, समझे तुम? ये सुनकर वो कहता है कि हाँ, मैं समझ गया। वो सारी बातें कह रही होती है, इसी बीच उसका फोन बजने लग जाता है। जब वो अपना फोन चेक करती है तब उसे पता चलता है कि उससे उसके पापा ने कॉल किया है। वो अपने पापा का कॉल देखकर वो समझ जाती है उसके पापा उसे क्यों कॉल कर रहे हैं, क्योंकि उसके पापा को भी पता चल गया होता है कि वो कंपटीशन जीत गई है, जिस वजह से वो उससे वो पैसे लेना चाहते हैं, ताकि वो उन पैसों से अपनी छोटी बेटी को महंगे महंगे गिफ्ट खरीद के दे सके।
इन बातों को सोचने के बाद जी क्यों उससे कहती है कि चलो तुम जल्दी से जाकर अपनी बहन का मेडिकल बिल पे कर दो। ये सुनकर एजे उससे कहता है कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो, जाकि मैं तुम्हें बाद में तुम्हारे पैसे लौटा सकूं। उसकी ये बातें सुनने के बाद वो उससे कहती है कि तुम्हें ये पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, और रही बात नंबर की, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारे नसीब में होगा तो हम फिर कभी मिलेंगे। ये कहकर वहां से चली जाती है और वो बस उसे वहां से जाते हुए देखता रह जाता है। इन बातों को याद कर कर एजे अपने मन में सोचता है कि पूरे 5 सालों के बाद फिर से मैं तुमसे मिला हूँ, वो भी इन हालातों में। सच में मैंने कभी भी नहीं सोचा था हम लोग कभी इस तरह से मिलेंगे, वो भी इस शादी की वजह से। ये सोचते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जीक्यू को देखते हैं। उसे जैसे होश आता है वो अपने मन में सोचती है कि मैं कहाँ हूँ, कहीं ये हेवन तो नहीं है। ये सब सोचते हुए वो उस जगह को देखने लग जाती है। इसी बीच उसे समझ आता है कि वो किसी हेवन में नहीं है, वो तो बिना ही गांव में है। ये समझ आते ही वो खुद को देखने लग जाती है। फिर वो कहती है कि इसका मतलब मैं अभी भी जिंदा हूँ। वो इन बातों को सोच ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर एजे की दीदी आ जाती है और वो जीक्यू को देखकर कहती है कि अरे जीक्यू, तुम उठ गई, ये लो मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाई हूँ। ये कहते हुए वो उसे देती है। फिर वो उससे कहती है कल रात समुद्र के पास रहने से तुम्हें ठंड लग गई होगी, क्यों है ना। ये सब सुनकर जी क्यों कहती है कि सॉरी पर मैंने आपको पहचाना नहीं। ये सुनकर एजे की दीदी कहती है कि अरे मैं एजे की दीदी हूँ। ये सुनकर जी क्यों अपने मन में सोचती है कि क्या एजे की एक दीदी भी है, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। फिर एजे की दीदी कहती है कि हमें लगा कि तुम हमारे छोटे से घर में नहीं रह पाओगी, इसलिए हम तुम्हें इस होटल में ले आए। ये होटल मैंने और मेरे भाई ने मिलकर बनाया है। ये सुनकर तो ये शौकी हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि क्या ये इनका है। फिर जी क्यों सोचने लग जाती है कि ये लोग तो गरीब थे ना, तो इनके पास इतना कुछ कैसे हो सकता है। ये सोचते ही वो पुरानी बातों को याद करने लग जाती है। जब उसके मम्मी पापा उसे जबरदस्ती गांव में शादी करने के लिए भेज रहे थे, तब तो उन्होंने यही कहा था कि ये लोग काफी ज्यादा गरीब है, और इसी वजह से तो उन्होंने अपनी प्यारी बेटी यूरो को यहाँ नहीं भेजा, उल्टा उन्होंने उसके बदले मुझे यहाँ भेज दिया। वो इन बातों को याद कर ही रही होती है। इसी बीच एजे की दीदी कहती है कि यहाँ से लेकर वहां तक तुम जो देख रही हो वो हम भाई बहनों ने मिलकर बनाए हैं गाँव वालों के साथ। ये सुनकर वो शौकी हो जाती है और वो काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है। इसके बाद अपने मन में सोचती है कि इसका मतलब मैं तो एक गांव में रहने वाले अमीर से शादी कर रही हूँ। वो इन बातों को सोच सोच कर काफी ज्यादा खुश हो ही रही होती है। इसी बीच एजी की दीदी कहती है कि हमें पता है तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते थे, तुमने वहां पर रहकर काफी कुछ सहा होगा। ये सुनकर वो उनसे कुछ कहती तो नहीं है, बट वो थोड़ा उदास हो जाती है। उसे देखकर वो समझ जाती है उसकी फैमिली मेंबर्स उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे। फिर वो उससे कहती है कि अगर तुम मेरे भाई से शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। हमें पता है तुम एक शहर में रहने वाली अमीर घर की बेटी हो, शायद तुम्हें हमारे गांव में रहने से दिक्कत हो, मैं इन बातों को समझ सकती हूँ। ये सुनकर जी क्यों कहती है कि नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हो, मुझे आपके भाई से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर उससे कहती है कि इसका मतलब तुम मेरे भाई से शादी करने के लिए तैयार हो। उनकी सारी बातें सुनने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि अब मैं उस घटिया फैमिली में वापस नहीं जाऊंगी। और ऐसे भी यू दीदी मेरे साथ काफी अच्छा व्यवहार कर रही है, और अगर एजे भी अच्छा निकला तो ये शादी करने में कोई भी बुराई नहीं है, और तो और मैं उनके साथ बिजनेस भी कर सकती हूँ। वो सारी बातें सोच रही होती है। इस बीच वो कहती है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, दरअसल मैं आपके भाई से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि मैं अभी से वही शादी की तैयारी करना स्टार्ट कर देती हूँ। और ये सारी बातें एजे भी सुन लेता है और वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो पहले से उसे पसंद जो करता है। फिर वो वहां से चला जाता है और एजे की दीदी जी क्यू को घर ले जाती है और उसे उसका दहेज का सामान दिखाने लग जाती है। ये सब देखकर तो जी क्यू शौकी हो जाती है और वो कहती है कि ये सब क्या है। तो एजे की दीदी कहती है कि ये सब तुम्हारा दहेज है, और ऐसे भी ये सारी चीजें हमारे घर के बड़े देते हैं, बट हमारे घर में अब बस मैं ही हूँ बड़ी, इसलिए ये सब मैं तुम्हें दे रही हूँ। और एक बात, एजे अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी परेशान करे तो तुम मेरे पास आना, मैं उसे अच्छी तरीके से सबक सिखाऊंगी। ये सब सुनकर और ये सब गिफ्ट देखकर जीक्यू तो शौकी हो गई होती है और वो अपने मन में सोचती है कि इतना सारा सोना, इनकी कीमत कितनी होगी। फिर वो कहती है कि ये तो काफी ज्यादा भारी है। वही सारी बातें अपने मन में सोच ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर फैंग फैंग आ जाती है और वो इन लोगों की चुप चुप कर बातें सुनने लग जाती है। फिर वो जीक्यू को गुस्से में देखते हुए अपने मन में सोचती है कि ये सब मेरा होना चाहिए था, ना कि इसका। ये सब इस जी परिवार की गलती है। ये कहते हुए गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर फैंग फैंग काफी ज्यादा गुस्से में जा रही होती है
और अपने मन में सोचती है कि मुझे लोगों से बदला लेना ही होगा। मैं अभी शहर में जाकर जू परिवार को सब कुछ बता देती हूँ। फिर वो लोग यहाँ से जीक्यू को ले जाएंगे। और ऐसे भी उसकी बहन तो एजे से शादी नहीं करना चाहती है, और अगर वो एजे से शादी नहीं करेगी तब तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा, और उसके बाद तो एजे से शादी मैं ही कर लूंगी। ये सारी बातें सोचकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो शहर चली जाती है। उसके वहां से जाते ही ये स्नेह प्रकट होता है। फिर एजे की दीदी जीक्यू से कहती है कि चलो हम एजे से मिलकर आते हैं। ये सुनकर वो कहती है कि ऐसे वो कहाँ है। तो कहती है कि वो तुम्हारे लिए एक नया घर बना रहा है। ये सुनकर वो कहती है पर हमारे पास तो पहले से एक घर है, तो वो नया घर क्यों बना रहा है। तो एजे की दीदी कहती है कि ये पुराना घर तो हमारे दादाजी ने बनाया था, और इस घर में बचपन से रहते रहते मुझे और एजे को आदत हो गई है। बट हमें फिक्र थी कि तुम्हें ये घर पसंद नहीं आएगा, और इसी वजह से हम एक नया घर बना रहे हैं जिसमें तुम खुशी खुशी एजे के साथ रह सको। उनकी ये सारी बातें सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जीक्यू कहती है कि दीदी मैं तो आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। उसकी बातें सुनकर ये भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो उसे कार्ड देते हुए कहती है कि ये तुम्हारे लिए, तुम्हें जब भी कुछ चाहिए हो तुम इस कार्ड से खरीद लेना। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश और इमोशनल दोनों हो जाती है, और वो उसे हक कर लेती है। फिर वो उनसे कहती है कि मेरी माँ के मरने के बाद मुझे किसी ने भी इतना प्यार नहीं दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद वो कहती है कि हमें पता है तुम्हारे फैमिली मेंबर्स ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, पर अब तुम हमारे जैन परिवार में आ गई हो, और अब तुम खाली खुशी डिजर्व करती हो, और इसके अलावा और कुछ नहीं। ये सारी बातें सुनकर वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर एजे की दीदी कहती है कि चलो मैं तुम्हें गाँव भी घुमा लाती हूँ और एजे से भी मिला लाती हूँ। ये सुनकर वो भी उनके साथ चली जाती है। फिर वो लोग गाँव घूमने लग जाते हैं। इसी बीच जीक्यू कहती है कि ये गाँव तो सच में काफी ज्यादा डेवलप हो गया है। क्या इस गाँव में कोई बिजनेसमैन है जो इन गाँव वालों को काम दे रहा है और साथ ही साथ इस गाँव को भी डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। ये सुनकर एजे की दीदी कहती है कि हाँ, वो कोई और नहीं, तुम्हारा होने वाला पति एजे है। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या ये सब उसने किया है। तो उसकी दीदी कहती है हाँ, उसी ने किया है ये सब। ये सब जानकर तो ये काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है। फिर वो कहती है कि वो इतना कुछ करता है तो उसके पास काफी पैसे होंगे ना। तो उसकी दीदी कहती है हाँ, उसके पास अंबानी जितने पैसे हैं। ये सुनकर वो शॉक हो गई होती है और कहती है कि क्या, अंबानी जितने पैसे है उसके पास। तो उसकी दीदी कहती है अरे थोड़ा शांत हो जाओ, गाँव वालों को नहीं पता वो इतना अमीर है। वो अपने पैसों का ज्यादा शो ऑफ नहीं करता, और तुम भी शहर में जाकर ये बात किसी को मत बताना। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ हाँ, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी, और ऐसे भी दूसरों के सामने अमीरी झाड़ना नहीं चाहिए। मैं इन बातों को अच्छी तरीके से समझती हूँ। ये सुनकर उसकी दीदी कहती है कि तो फिर ठीक है, चलो अब हम एजे से मिल लेते हैं, वो वहीं पे है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।